गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा की हिस्ट्री को। और हिस्ट्री की अपने बच्चों लास्ट क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में जो हम पढ़ चुके हैं वो 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ चुके हैं कि 1857 की क्रांति है क्या। ये आप सारे के सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि पहली बार अंग्रेजों के सिर जो भारतीय लोगों का गुस्सा मेरे बच्चों फूटा था, उसी गुस्से को हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति के रूप में पढ़ रहे हैं। और इस क्रांति के शुरू होने के पीछे कारण बहुत सारे थे। ऐसा नहीं है कि ये क्रांति की जो आग है, ज्वाला है, वो 1857 में ही बच्चों भड़की होगी। जब से अंग्रेजों ने इस भारत की जमीन के ऊपर पैर रखे थे, कदम रखे थे, उसी दिन से अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के लोगों का गुस्सा जो है वो फूटना स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे ये गुस्सा जो है बच्चों वो एक बारूद का ढेर बनता चला जाता है। और इस बारूद के ढेर को चिंगारी लगाने का काम कर देते हैं चर्बी वाले कारतूस, जो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता भी चुका था कि 1857 की क्रांति का यह मुख्य कारण था। वो चर्बी वाले कारतूस जो एनफील्ड नाम की राइफल के अंदर बच्चों भरे जाते थे। एनफील्ड नाम की राइफल अंग्रेजों ने बाजार में नई उतारी थी। इससे पहले जो भारतीय सैनिकों को या जो अंग्रेजी सैनिक राइफल का यूज किया करते थे उसका नाम ब्राउन वेस था। और उस राइफल को चलाने को लेकर कोई भी समस्या भारतीय सैनिकों के सामने नहीं थी। लेकिन जब एनफील्ड नाम की राइफल उतारी जाती है और फिर भारतीय सैनिकों को पता लगता है कि इसके अंदर चर्बी वाले कारतूस यूज किए जाते हैं। चर्बी वाले कारतूस का मतलब ये नहीं है कि वो कारतूस चर्बी के बने होते थे। उन कारतूसों को सीलन से बचाने के लिए, ताकि वो नमी ना पकड़ पाए, उन कारतूसों के मुंह के ऊपर बच्चों, जो कारतूस का मुंह होता है उसके ऊपर वो चर्बी लगा दी जाती थी। और चर्बी लगाए जाने के बाद वो जो गोदामों में पड़े रहते थे कारतूस, लंबे समय तक वो सीलन से बचे रहते थे। तो सीलन से, नमी से बचाने के लिए अंग्रेजों ने उन कारतूसों के मुंह के ऊपर चर्बी लगानी स्टार्ट की थी। और जब एनफील्ड नाम की राइफल के अंदर ये कारतूस भरे जाते थे तो मुंह से उस चर्बी को हटाया जाता था। इसीलिए इन्हें हम चर्बी वाले कारतूस बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे सोचते होंगे कि कहीं ये चर्बी के तो नहीं बने थे। ऐसा कुछ नहीं था। सीलन से बचाने के लिए मेरे बच्चों इनके मुंह के ऊपर, मुख्य सिरे के ऊपर चर्बी लगाने का काम अंग्रेज किया करते थे, ताकि गोदामों के अंदर पड़े हुए ये जो कारतूस है ये खराब ना हो, सीलन ना पकड़ पाए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? सर पहली बार लाइव क्लास देख पा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, सौभाग्यशाली हूं कि तुम पहली बार तो आए, वरना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बैच परचेज करने के बाद लाइव कभी आए ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि वो लाइव आना पसंद नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट के बदौलत वो नहीं आ पाते होंगे, है ना। बहुत सारे ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, टाइम नहीं लग पाता होगा। जिस टाइम मेरी क्लास होती है उसी टाइम उनका ऑफिस का काम होता होगा, है ना। एक बार फटाफट बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर हरियाणा हिस्ट्री वाली पीडीएफ चलेगा भाई। ये पीडीएफ वाला काम बड़ा खतरनाक है सही मायने में, है ना। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं, हर बच्चे के पास एक एक करके पीडीएफ भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अनूप सिवाच, तुम मेरे गांव से ही हो, है ना, तो कोशिश करूंगा मेरे भाई कि आज शाम तक कोई पीडीएफ होगी वो चेक करके आपको मैं भेजूं। ऐसा नहीं है कि गांव से है इसलिए भेजूंगा, बस बार बार आप बोल रहे हो तो भेज दूंगा, कोई ना, चलेगा। सब एकदम परफेक्ट है, ओके है। तो लास्ट क्लास हम करते हैं हिस्ट्री की। हरियाणा जीके कंप्लीट नहीं हुई है, हरियाणा जीके तो अभी लंबी चलेगी मेरे बच्चों। हिस्ट्री की लास्ट क्लास है हमारी, और हिस्ट्री बड़े मजे से आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री के अंदर क्लियर की है। और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हिस्ट्री से बच्चों गलत नहीं होने वाला है। आप सीईटी के पेपर में देखोगे कि हरियाणा हिस्ट्री से जो 3-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपके इन्हीं क्लासेस से क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। बाकी हरियाणा के बच्चे जो हिस्ट्री के वो क्वेश्चन गलत करके आए होंगे, तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं मेरे से, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन एंड क्लियर वे से मैंने आप लोगों को हिस्ट्री कवर कराने का काम किया है। फिर भी कोई कमी रही होगी तो नेक्स्ट बैच के अंदर उसके हम सुधार करेंगे, ठीक है। चलेगा भाई, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। अब देखिएगा हम यहां तक पढ़ चुके थे कि एनफील्ड नाम की राइफल से पहले अंग्रेजों के द्वारा जो राइफल यूज की जाती थी वो ब्राउन वेस थी।
बच्चों होता क्या है कि मंगल पांडे जो एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला ब्राह्मण था मेरे बच्चों, पश्चिम बंगाल के अंदर एक छावनी है बैरकपुर छावनी, और उसी बैरकपुर छावनी के अंतर्गत आता है एक इलाका दमदम। उसी दमदम इलाके के अंदर मंगल पांडे की क्या थी, ड्यूटी थी। और मंगल पांडे को जब एक अन्य सैनिक के द्वारा यह बात बताई जाती है कि जिस राइफल को आप चलाते हो उस राइफल के अंदर गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी ये भी जानते होंगे कि जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो छोड़िएगा, जितने भी हिंदू हैं, उन सभी का सबसे प्रिय जानवर क्या है, गाय है। तो जब गाय का नाम लिया जाता है कि गाय की चर्बी का इस्तेमाल इन कारतूसों के मुंह के ऊपर किया जाता है, तो बच्चों मंगल पांडे जो ब्राह्मण था ही, गाय के प्रति उसका प्रेम था ही, तो ये बात सुनते ही मंगल पांडे का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पे चला जाता है और वो उस सैनिक को लेकर उसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर ये चर्बी वाले कारतूस तैयार किए जा रहे थे, और उसने जाकर बच्चों इन कारतूसों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। जब कई अंग्रेज अधिकारियों ने उनको समझाया तब भी वो नहीं माने, तो मेरे बच्चों इस तरीके से गुस्सा हावी होता चला गया मंगल पांडे के ऊपर कि उसने एक बंदूक उठाई और उठाते ही एक अंग्रेज अधिकारी को लपेटने का काम किया। एक अंग्रेज अधिकारी की वहीं पर क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है तो मंगल पांडे को पकड़ के फांसी दे दी जाती है। इस फांसी का विरोध पूरे भारत के अंदर होता है और भारत के अंदर जितनी भी सैन्य छावनियां थी उन सारी की सारी सैन्य छावनियों के अंदर विरोध होता है। सारे के सारे सैनिकों ने मेरे बच्चों प्लान बनाया कि यदि इस तरीके से एक बंदूक न चलाए जाने के कारण, कारतूसों का विरोध किए जाने के कारण ही यदि हमें फांसी पर ये अंग्रेज लटकाते रहेंगे, उन अंग्रेजों को हम अपने भाइयों से ही बचा रहे हैं, क्योंकि भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच में सबसे बीच की जो कड़ी थी वो अपने ही तो लोग थे, अपने ही लोग थे जो बच्चों अंग्रेजों को बचा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो मात्र मुट्ठी भर थे और मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी संख्या के ऊपर लंबे समय तक शासन कर पाए हैं, इतने बड़ी संख्या का लंबे समय तक वो शोषण कर पाए हैं, तो अपने ही लोगों की बदौलत कर पाए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये गलत बात है, हम इसका बड़े स्तर पर क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो सभी छावनियों के अंदर एक मैसेज पहुंचा दिया गया, एक पैगाम पहुंचा दिया गया कि हमें क्या करना है, अब अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और मेरे बच्चों ये जब पैगाम पहुंचाया जाता है तो बोल दिया जाता है कि 10 मई 1857 जो छुट्टी का दिन था, 10 मई 1857 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैन्य विद्रोह करेंगे अंग्रेजी सेना और उन अधिकारियों के खिलाफ। और जगह का जो चयन किया जाता है वो मेरठ किया जाता है। क्या किया जाता है? मेरठ। तो 10 मई 1857 को मेरठ जगह निर्धारित की जाती है। लगभग सुबह का 10 बजे का समय निर्धारित कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि मेरठ से एक बार क्रांति शुरू होने के बाद आप फिर कहीं से भी इस क्रांति को शुरू करते रहना। जैसे जैसे आप लोगों को जितना समय लगे आप अंग्रेजों के ऊपर कहर बन के टूटते रहना। बच्चों जब इस प्रकार का एक प्लान तैयार किया जा रहा था और सैनिकों के पास छावनियों के अंदर यह मैसेज पहुंचाया जा रहा था, तो अपने हरियाणा के अंदर भी एक छावनी उन दिनों बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही थी। उस सैन्य छावनी का नाम है अंबाला छावनी, जिसे आज आप अंबाला कैंट बोलते हैं। और अंबाला छावनी की जो स्थापना है वो आप अच्छे से जानते होंगे 1843 के अंदर की गई थी। 1843 के अंदर अंबाला में जो छावनी है बच्चों, उसकी स्थापना मजबूरी की बदौलत की गई थी। मजबूरी क्या थी? मजबूरी थी करनाल के अंदर मलेरिया फैलना। अंबाला से पहले ये जो सैन्य छावनी थी हरियाणा के अंदर, ये करनाल में होती थी और अंग्रेजों ने सबसे पहले सैन्य छावनी करनाल में ही स्थापित की थी। लेकिन 1841 की बात है, 1841 के अंदर करनाल में बड़े स्तर पर जब मलेरिया फैलता है मेरे बच्चों, तो मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेजी जो सैनिक हैं वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अंग्रेजों ने करनाल के अलावा एक नई वैकल्पिक जगह की तलाश करनी शुरू की और करनाल से आगे चल के उन्होंने अंबाला को बच्चों सही ठहराया। और इसके चलते 1843 के अंदर छावनी जो है वो करनाल से ट्रांसफर करके, स्थानांतरण करके उसका कहां ले जाया जाता है? अंबाला ले जाया जाता है। अंबाला जो छावनी थी हरियाणा के अंदर, तो यहां पर जो बटालियन थी उन 2 बटालियनों के अंदर बच्चों ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि सारे के सारे भारतीय सैनिक जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने जा रहे हैं। दिन और तारीख और समय तीनों निर्धारित कर दिए हैं। मेरठ से क्रांति शुरू होगी, 10 मई को शुरू होगी। सुबह 10 बजे अंग्रेजों के जूत मारने स्टार्ट होंगे मेरठ से। उसके बाद किसी भी जगह के ऊपर अंग्रेज घूमता मिले आप लोग उसको लपेट सकते हो। जब ऐसा ऐसा पैगाम बच्चों सैनिकों को सुनाया जा रहा था अंबाला छावनी के अंदर, तो अंबाला छावनी के अंतर्गत जो भारतीय सैनिक अच्छे पदों पर थे उन्होंने बोला कि देखिएगा दिन सही है, तारीख भी सही है,
जगह भी सही है, लेकिन जो समय है ना वो बड़ा गलत है। अब सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया, तो हम 10 बजे यहां अंग्रेजों के जूत नहीं मार सकते हैं। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि 10 बजे मतलब दिन का समय है, उस समय यहां पर काफी संख्या में अंग्रेज अधिकारी और सैनिकों की आवाजाही बढ़ जाती है। मतलब यहां पर जो अंबाला थी वो एक इंपॉर्टेंट छावनी हम बोल सकते हैं, जहां पर ताकतवर अधिकारी बच्चों रहा करते थे। अंग्रेजी सैनिकों की संख्या भी क्या थी? ज्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि सुबह का टाइम जो है ना ये गलत है, यहां हम जूत सुबह सुबह नहीं मार सकते। हमें यहां जूत मारने का जो टाइम है ना वो लगभग सुबह के 5 बजे हमें रखना पड़ेगा। 5 बजे क्यों रखते हैं? क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें बच्चों पृथ्वी के ऊपर आ रही होती हैं, हल्का हल्का प्रकाश और हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है। तो किसी के जूत भी मारे जाए ना सुबह 5 बजे तो पहचान में नहीं आता भाई साहब मारे किसने हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें अपना काम निकलवाने से मतलब है, हमें अंग्रेजों को बंधक बनाने से मतलब है, अंग्रेजों को पीटने से मतलब है, और बंधक बना के अपनी मांगे मनवाने से मतलब है, और बंधक बनाकर हम उनके हथियारों को लूटकर यहां से अंग्रेजों को खदेड़ने से मतलब है। तो बच्चों जो तारीख है वो सही है, समय सही है, तारीख सही है, जगह सही है, लेकिन समय सही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सुबह सुबह अंग्रेजों को लपेटना पड़ेगा। और सारे के सारे सैनिकों ने एक योजना बनाई, जो अपने भारतीय सैनिक अंबाला छावनी में काम कर रहे थे, कि 10 मई 1857 को सुबह सुबह जो अंग्रेज गिरजाघर जाएंगे, गिरजाघर का मतलब जो अपने भगवान की पूजा वो करने जाएंगे चर्च के अंदर, तो सुबह सुबह 5 बजे हम उनको क्या बना लेंगे? घेर कर बंधक बना लेंगे। बंधक बना के पहले उनको हम खूब लपेटेंगे, जिसका जितना जी करे उतना जूत मारियो। और उसके बाद आप एक करांगे कि हम अपनी मांगे मनवाने का काम करेंगे। उनके जो शस्त्रागार होंगे, जहां पर उनके अस्त्र शस्त्र रखे होंगे, उनको लूटने का काम करेंगे। और उन्हीं के अस्त्र शस्त्रों से मेरे बच्चों हम अपने हरियाणा को अंग्रेजों से आजाद कराने का काम करेंगे। ऐसा ऐसा प्लान वो तैयार कर रहे थे। लेकिन अपने भारतीय जो सैनिक थे वो इतने चालाक नहीं थे। अंग्रेज जो थे, जो मुट्ठी भर लोग थे, वो बड़े चालाक थे। वो क्या करते थे? वो अपने ही कुछ लोगों को पैसे का, जमीन का लालच देकर बच्चों जासूसी करवाने का काम किया करते थे। तो जहां पर भी ज्यादा संख्या होती थी भारतीय लोगों की, उनके अंदर पक्का अंग्रेजों का कोई ना कोई जासूस था, जो भारतीय लोगों के सारे प्लान को पहले ही बताने का काम कर दिया करता था। तो इन्हीं बटालियनों के अंदर भी बच्चों अंग्रेजों का एक जासूस जो भारतीय था, जिसका नाम था श्याम सिंह। श्याम सिंह भी ये सारा का सारा प्लान सुन रहा था, जो भारतीय लोग बना रहे थे कि 10 मई 1857 को सुबह 5 बजे हमें अंग्रेजों के साथ ऐसे ऐसे करना है। तो श्याम सिंह ने सारी की सारी बातें सुनकर ये सारी की सारी योजना जो है पहले ही अंग्रेजों को बताने का काम किया। जब अंग्रेजों को बताने का काम किया तो अंग्रेजों ने एक बार तो प्लान बनाया कि हम 10 मई 1857 को सुबह गिरजाघर जाएंगे ही नहीं। लेकिन एक चालाक अंग्रेज अधिकारी था, उसने बोला कि यदि हम गिरजाघर जाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता लग पाएगा कि हमारे जो दुश्मन हैं, अब सारे के सारे भारतीय सैनिक तो दुश्मन नहीं है, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने लोगों को भड़काया होगा। तो उन लोगों का चेहरा हमारे सामने आना चाहिए, ताकि हम इस छावनी से उन लोगों को निकाल सकें और भविष्य में आने वाले खतरे को कम कर सकें। तो उस चालाक अधिकारी की बात मानते हुए उन्होंने बोला कि जैसे हमने प्लान बना रखा है उसी प्लान के मुताबिक हम 10 मई 1857 को सुबह गिरजाघर जाएंगे, और फिर हमें जो बंधक बनाया जाएगा, साथ के साथ हम अपने वाले सैनिकों को भी आगाह कर देंगे कि वो तुरंत उनको भी क्या बना ले? बंधक बना ले। ठीक है? और इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा सैनिक है जिसकी हिम्मत हुई है अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू करने की, ये क्रांति शुरू करने की। तो बच्चों 10 मई 1857 को सुबह 5 बजे गिरजाघर की तरफ जब अंग्रेज जा रहे थे तो भारतीय सैनिकों के द्वारा उनको बंधक बना लिया जाता है। लेकिन श्याम सिंह के द्वारा सारी सूचनाएं पहले भेज दी गई थी, तो कुछ समय के बाद भारतीय सैनिकों को भी बंधक बना लिया जाता है। तो अपने वाले सैनिक भी बंधक बना लिए गए थे, और अपने वाले सैनिकों ने कुछ अधिकारियों को भी क्या बना लिया था? बंधक बना लिया था। और उसके बाद मेरे बच्चों एक समझौता होता है दोनों तरफ से। तो समझौता क्या हुआ होगा, क्या आप मेरे को बता सकते हो? फटाफट बताओ भाई। देखिएगा ऐसे विकास, कोई मेरे पास पीडीएफ नहीं है भाई, रिक्वेस्ट है तुम पीडीएफ मत चिल्लाया करो। इस पीडीएफ नाम से मेरे को बड़ी नफरत है, सही बता रहा हूं। ठीक है? पीडीएफ नाम से बड़ी नफरत है, और यदि तुम नौकरी लेना चाहते हो तो इस पीडीएफ को चिल्लाना बंद कर दो, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। नहीं लिखा जाता है तो भाई मैं अब क्या बता सकता हूं? फिर नौकरी लगने का अधिकार किसी दूसरे बच्चे का ही है। यदि तुम लोग नहीं लिख सकते हो तो फिर नौकरी तुम लोगों के लिए नहीं बनी है भाई, सीधी सी बात है। मेहनत नहीं कर सकते हो तो बिना मेहनत फिर नौकरी लग भी जाओगे तो नौकरी का वो मजा नहीं आएगा जो मजा आना चाहिए सही मायने में। ठीक है?
बिना मेहनत नौकरी करोगे फिर भ्रष्टाचार करोगे, भ्रष्टाचार करोगे रिश्वत खाओगे, रिश्वत खाओगे कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, धरे जाओगे, फिर वापस घर बैठ जाओगे। समझ आए बात? मतलब मेहनत से की गई जो चीज है ना वही सुकून देती है। तो मैं भी देखो साथ के साथ लिखता हूं, तुम भी लिख लिया करो यार, क्यों पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते हो। अब देखिएगा समझौता क्या हुआ था। समझौता ये हुआ था कि मेरे बच्चों तामे मारा ना मारी और हमें तारा को मारा, भाई सीधी सी बात है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे के द्वारा घेर लिए गए थे तो समझौता यही हुआ होगा ना कि तामे मारा ना मारी और हमें तारा नहीं मारा। या तारीख थी मेरे बच्चों 10 मई 1857। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। 10 मई 1857। 10 मई 1857। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से? अंबाला कैंट से। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत अंबाला कैंट से इसलिए हुई, ये एक सैन्य विद्रोह था, सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था। और सैनिक रहते हैं छावनी में, और हरियाणा के अंदर छावनी थी अंबाला कैंट। तो हरियाणा में हरियाणा में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई मेरे बच्चों? अंबाला कैंट से। ठीक है। क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला जो गद्दार सैनिक था उसका नाम याद रख लेना। क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला गद्दार सैनिक। वो था मेरे बच्चों श्याम सिंह। और श्याम सिंह की बदौलत ही अपने भारतीय सैनिकों का पता लग पाया था कि कौन से वो सैनिक हैं, कौन से वो भारतीय सैनिकों के अंदर ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का काम किया था। और बच्चों जब अंग्रेजों को इस बात का पता लगा तो एक सिख सैनिक को अंग्रेजों ने फांसी के ऊपर लटकाने का काम किया था। और यह उत्तर भारत के अंदर 1857 की क्रांति के दौरान दी जाने वाली पहली फांसी थी। अंबाला कैंट का ही बच्चों वो सैनिक था जिसका नाम था मोहर सिंह सिख। क्या था? मोहर सिंह सिख। बिल्कुल मेरे भाई, 64 नंबर है सर। मेंस की तैयारी करूं या ना करूं? बिल्कुल करो मेरे भाई। देखिएगा तैयारी क्यों छोड़ दोगे आप? यदि आपके नंबर कम है तो क्या आप तैयारी छोड़ दोगे? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, तो हमें रिजल्ट का नहीं पता, हमें आगे के सिस्टम का नहीं पता। अब आप बोलोगे कि सर आप बता दो, तो मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मेरे से यदि तुम झूठ बुलवाना चाहते हो, झूठी दिलासा लेना चाहते हो, तो मैं तो बोलूंगा हमेशा पॉजिटिव वे में। नेगेटिव वे में मैं कभी बोलता ही नहीं हूं कि मेरे भाई आप तैयारी करते रहो। प्रेजेंट में की गई तैयारी फ्यूचर में होने वाले एग्जाम के अंदर सफलता का मेरे बच्चों पहचान है, सफलता की निशानी है। प्रेजेंट में जो तैयारी कर रहे हो वही फ्यूचर में होने वाले एग्जाम के अंदर रिजल्ट में कन्वर्ट होगी आपके। यदि आप आश्वस्त हो जाते हो किसी चीज को लेके, फिर क्या मजा तैयारी करने का। यदि बच्चे ही 2000 हैं पेपर देने वाले और वैकेंसी ही 2000 हैं,
तो बच्चों उस सिलेक्शन का कोई मजा नहीं आता। समझ में आई बात? तो हमें नहीं पता कि किसका क्या आएगा, मेरे को तो नहीं पता है भाई, मेरे से मत पूछा करो तुम ऐसी बातें। मेरे से तुम क्वेश्चन पूछ लिया करो, मेरे से तुम कंटेंट पूछ लिया करो, मेरे से तुम और जो कुछ चीज पूछना चाहते हो पूछ लिया करो। एक तो पीडीएफ वाला मैटर मत तुम किया करो, क्योंकि मैं बाकी हरियाणा के टीचरों जैसा अपने आप को नहीं रखता हूं कि 33 नंबर 65 नंबर 70 नंबर सारा दिन यही चिल्लाता रहूं, ठीक है, अच्छे अच्छे थंबनेल लगा के आप लोगों के व्यू खींचता रहूं, ऐसा मेरा काम नहीं है। तो तुम लोग पढ़ते रहो, मैं तो सिर्फ यही मानता हूं कि पढ़ते रहो, पक्का नौकरी लगोगे 2024 तक, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नौकरी कौन सी लगोगे ये तो भाई कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो तुम पढ़ते रहो विकास, इन बातों से थोड़ा सा ऊपर उठ के पढ़ो। ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखी होगी, +2 आप लोगों ने कर रखी होगी। तो पढ़े लिखे बच्चे कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं कि सर 64 नंबर में मेरा आएगा नहीं आएगा। अब मैं कौन होता हूं, मेरे को क्या पता भाई आएगा नहीं आएगा। मैं तो एक संभावना दर्शा सकता हूं कि आ जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, उनको छोड़ के फालतू की बातों में लगे जाते हो तुम यार। और यदि आ भी जाएगा पेपर तो सिलेक्शन की क्या कंफर्मेशन है, सिलेक्शन क्या सुनिश्चित है तुम लोगों का? यदि जो बच्चे पेपर देंगे 4 गुना तो लगेंगे उतने ही जितनों ने तैयारी कर रखी होगी, जितनी वैकेंसी होंगी। बाकी तो पेपर दे के ही आएंगे, पेपर दे के तुम आ जाना। यदि तुम लोग ये कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, तुम कंटेंट की वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तुम अच्छे से 7-8 घंटे नहीं स्टडी कर रहे हो, चाहे तुम्हारा 2 गुना में आ जाए 4 गुना में आ जाए, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन तो मेरे बच्चों किन से होगा? 4 गुना 3 गुना से नहीं होता सिलेक्शन। सिलेक्शन होगा पढ़ने से ही, चाहे 4 गुना हो, चाहे 3 गुना, चाहे 10 गुना हो। तो तुम पढ़ते रहो ना। पहले जो चीज हमें पता है उसके ऊपर हम काम करें, जो हमें नहीं पता उसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। हमें यही नहीं पता भाई कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का नहीं आएगा, तो इस मैटर के ऊपर बात करना ही फिर फिजूल है। हम बात करेंगे यहां पर उत्तर भारत में फांसी पर लटकाया जाने वाला प्रथम सैनिक। अंग्रेजों ने मेरे बच्चों जिस सैनिक को 1857 की क्रांति के दौरान नॉर्थ इंडिया में फांसी दी, वो पहला सैनिक अंबाला छावनी का ही था। नाम है उसका मोहर सिंह सिख। ठीक है बच्चों, जब ये क्रांति चल रही थी तो इस क्रांति के समय अंबाला के जो डिप्टी कलेक्टर थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टीडी फोर्सिथ। टीडी फोर्सिथ, टीडी फोर्सिथ मेरे बच्चों अंबाला के क्या हुआ करते थे? डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, ठीक है। बच्चों 10 मई 1857 को अंबाला से शुरू हुई ये क्रांति शुरू होने से पहले ही क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। क्योंकि श्याम सिंह नाम के गद्दार सैनिक ने जब सूचनाएं सारी की सारी पहले पहुंचा दी अंग्रेजों को, तो क्रांति जो है वो शुरू होने से पहले ही क्या हो गई थी? फैल हो गई थी। फिर हरियाणा के अंदर सफल क्रांति की शुरुआत होती कहां से है? दिन था 13 मई 1857 का। हरियाणा में बच्चों सफल क्रांति की शुरुआत गुरुग्राम से होती है।
और गुरुग्राम के अंदर जो सैनिक पहुंचे थे अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, वो दिल्ली छावनी से पहुंचे थे। तो दिल्ली छावनी से 300 सैनिकों की एक टुकड़ी निकलती है। दिल्ली छावनी से निकली 300 सैनिकों की टुकड़ी को रोकने का काम किया जाता है मेरे बच्चों गुरुग्राम के डिप्टी कलेक्टर के द्वारा। आप में से कोई बच्चा है जो गुरुग्राम का डिप्टी कलेक्टर मेरे को बता दे कि 1857 के समय गुड़गांव का डिप्टी कलेक्टर कौन होता था। अंबाला का डिप्टी कलेक्टर मैंने बता दिया है, टीडी फोर्सिथ होता था। ठीक है, टीडी फोर्सिथ होता था। तो दिल्ली छावनी से निकली 300 सैनिकों की टुकड़ी को रोकने का जो असफल प्रयास है, वो बच्चों बिजवासन गांव के नजदीक किया गया था। बिजवासन गांव दिल्ली का गांव है। दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर के ऊपर यह गांव आता है। बिल्कुल, विलियम फोर्ड। तो असफल प्रयास जो है बिजवासन गांव में गुरुग्राम के डिप्टी कलेक्टर, ये डिप्टी कलेक्टर आपसे पेपर में पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। गुरुग्राम के डिप्टी कलेक्टर विलियम फोर्ड के द्वारा किया गया। अब विलियम फोर्ड का यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, तो विलियम फोर्ड को यहां से मेरे बच्चों भगा दिया गया। और भारतीय जो सैनिक जो दिल्ली छावनी से निकले हुए थे 300 सैनिकों की जो टुकड़ी है, ये गुड़गांव पहुंच जाती है। और गुड़गांव से फिर 1857 की क्रांति की हरियाणा में सफल शुरुआत होती है। मतलब अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा जाना शुरू होता है। तो विलियम फोर्ड के द्वारा यह प्रयास किया गया था। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भारतीय सैनिकों और विलियम फोर्ड के सैनिकों के बीच जो युद्ध हुआ था, वो कौन से गांव में हुआ था? बिजवासन गांव के अंदर हुआ था। बिजवासन गांव कहां है? दिल्ली के अंदर है। और क्रांति की सफल शुरुआत मेरे बच्चों गुरुग्राम से होती है। क्रांति की शुरुआत तो होती है अंबाला से, लेकिन वो सफल शुरुआत नहीं मानी जाएगी। सफल शुरुआत मानी जाएगी जहां पर हमने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया हो। सबसे पहले वो जगह गुरुग्राम था। तारीख 13 मई 1857 थी। और यहां से होती है हरियाणा के अंदर क्रांति की सफल शुरुआत। गुरुग्राम से जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, तो ये बात लगभग हरियाणा के सभी क्षेत्रों में फैल गई थी। उसके बाद मेरे बच्चों लोगों का मनोबल बढ़ा। और समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कृषि वर्ग हो, आपका किसान वर्ग हो, ठीक है, या हम बात करेंगे व्यापारी वर्ग हो, सारे के सारे समाज के लोगों ने फिर अंग्रेजों को खदेड़ने का मन बना लिया। और सारे के सारे समाज के लोगों ने इस क्रांति के अंदर कूदने का क्या किया? काम किया। देखते ही देखते लगभग 1 महीने के अंदर पूरे हरियाणा में यह क्रांति फैल चुकी थी। जैसे जैसे क्रांति फैली थी, ऐसे ऐसे हम बोर्ड के ऊपर इसे फैलाएंगे। तो मेरे बच्चों, हरियाणा के अंदर अब हम पढ़ेंगे क्रांति से संबंधित स्थान, जहां जहां यह क्रांति फैली होगी। क्रांति से संबंधित स्थान, और इन स्थानों से मेरे बच्चों क्रांति के नेतृत्वकर्ता, इन स्थानों से जिन जिन लोगों ने नेतृत्व किया होगा।
क्रांति से संबंधित स्थान और क्रांति के नेतृत्वकर्ता हम पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ आप सभी जानते हैं झज्जर जिले का हिस्सा है। बहादुरगढ़ से बच्चों जो क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे एक ही पेज, वो थे नवाब बहादुर जंग खां। क्रांति से संबंधित स्थान और एक साइड हम पढ़ेंगे नेतृत्वकर्ता। सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे बच्चों बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया किसने? नवाब बहादुर जंग खान ने। नवाब बहादुर जंग खान ने। बहादुरगढ़ के बाद हम बात करेंगे सांपला की, जहां छोटूराम पैदा हुए थे 24 नवंबर 1881 को। सांपला से बच्चों क्रांति का नेतृत्व किया किसने? साबर खान ने। साबर खान ने, ठीक है। सांपला के बाद हम बात करेंगे खरखोदा की। सोनीपत जिले का अक्षेत्र है खरखोदा। खरखोदा से हम बात करें मेरे बच्चों तो क्रांति का नेतृत्व किया था बिसारत अली ने। बिसारत अली ने। खरखोदा के बाद हम बात करेंगे रोहतक की। तो रोहतक से बच्चों नेतृत्व एक किसी व्यक्ति ने ना करके बल्कि समाज के सभी लोगों ने किया था, जिसके अंदर आपके मुसलमान शामिल थे, जाट शामिल थे, ठीक है। तो सभी लोगों ने रोहतक से क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब जहां पर बच्चों सारा का सारा समाज ही नेतृत्व करेगा तो सीधी सी बात है वहां पर समस्याएं ज्यादा होंगी। समस्याएं ज्यादा क्यों होंगी? क्योंकि जिस भीड़ का कोई चौधरी नहीं होता उस भीड़ को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो रोहतक के अंदर जो भीड़ अंग्रेजों के ऊपर कहर बन के टूट रही थी उसका कोई चौधरी नहीं था, उसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। तो अंग्रेजों को बहुत बड़ी समस्या का सामना रोहतक के अंदर करना पड़ा था। रोहतक के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों को बच्चों जिंदा जला दिया गया था। रोहतक के अंदर जो थाने का थानेदार था उसको भी परिवार समेत जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। रोहतक के जो डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे वो मेरे बच्चों एडम लोच हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? एडम लोच। और रोहतक के जो थानेदार हुआ करते थे वो भूरे खान हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां से पेपर में आपसे पूछा भी गया है कि रोहतक के डिप्टी कलेक्टर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए रोहतक के जो डिप्टी कलेक्टर थे वो एडम लोच थे। इसको विलियम लोच भी बोल देते हैं, एडम लोच। बच्चों रोहतक के अंदर जब क्रांति ने खतरनाक रूप लिया तो रोहतक के अंदर क्रांति को दबाने के उद्देश्य से एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना भेजी गई और उसका नाम था हडसन। तो आपको यह भी पूछा जाएगा कि रोहतक में क्रांति को दबाने के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो रोहतक में क्रांति को दबाने के उद्देश्य से
रोहतक में क्रांति को दबाने के उद्देश्य से अंग्रेज अधिकारी हडसन के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। हडसन बड़ा तेज तर्रार मेरे बच्चों अधिकारी था। हडसन ने ही 1857 की क्रांति के ऊपर काबू पाने का काम किया था। तो अंग्रेज अधिकारी हडसन। के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। ठीक है, रोहतक के बाद हम बात करेंगे पानीपत की। पानीपत से मेरे बच्चों जो थे वो थे इमाम अली कलंदर। पानीपत से जो नेतृत्व करता थे वो थे इमाम अली कलंदर। पानीपत के बाद हम बात करेंगे बच्चों झज्जर की। झज्जर एक रियासत हुआ करती थी और 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी रियासत आपकी झज्जर ही थी। और झज्जर के नवाब ने मेरे बच्चों क्रांति के अंदर कूदने का मन बनाया था। इनका नाम है अब्दुल रहमान खां। अब्दुल रहमान खां जो थे ये दोगले किस्म के इंसान थे। अपने लोगों को तो बोलते थे कि मैं तुम्हारी साइड हूं, और जब अंग्रेज इनके सामने आते थे तो वो बोलते थे कि मैं आप लोगों की साइड हूं। तो इनका जो दोगलापन है वही इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब्दुल रहमान खां के दोगलेपन का जब एक अंग्रेज अधिकारी को पता लगता है, तो उसका नाम था जनरल सारवेज। जनरल सारवेज नाम के अंग्रेज अधिकारी को जब इसके दोगलेपन का पता लगता है, तो अब्दुल रहमान खां को मेरे बच्चों झज्जर के किले के अंदर बुलाया जाता है। और झज्जर के किले में बुलाकर इनको क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके इनको दिल्ली के लाल किले में बेचकर इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। और उसी मुकदमे की सुनवाई करते हुए जज ने मेरे बच्चों इनको फांसी की सजा सुनाने का काम किया। और फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने जो चांदनी चौक है वहीं पर मेरे बच्चों 23 दिसंबर 1857 को इनको लाल किले के ठीक सामने फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो झज्जर जो है आपको यह ध्यान रखना है 1857 के समय सबसे बड़ी रियासत थी। 1857 के समय प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत। अठारह सौ सत्तावन के समय प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी बच्चों, झज्जर। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1230 वर्ग मील के अंदर यह फैली हुई थी। अब्दुल रहमान खां की गिरफ्तारी बच्चों किसने की थी, ये पेपर में आपसे पूछा जाए। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां की गिरफ्तारी करने वाला जो मेरे बच्चों अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था सारवेज। चांदनी चौक के अंदर इनको जो फांसी दी गई वो कब दी गई, आपसे यह भी पूछा जाएगा। और किसी भी रियासत के पहले नवाब थे बच्चों जिनको अंग्रेजों ने फांसी के ऊपर लटकाया था, तारीख याद रख लेना 23 दिसंबर 1857। ठीक है, झज्जर के बाद हम आगे बात करेंगे पटौदी की। पटौदी आप सभी जानते हैं गुरुग्राम के अंदर विधानसभा क्षेत्र है, ये रियासत हुआ करती थी। और पटौदी से हम बात करें मेरे बच्चों, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया वो थे अकबर अली।
पटौदी के बाद हम बात करेंगे गुरुग्राम की, और गुरुग्राम के साथ लगता मुसलमान इलाका मेवात की। गुरुग्राम और मेवात से बच्चों लोगों ने क्रांति के अंदर बड़े स्तर पर भाग लिया, और यहां पर भाग लेने वाले लोगों को जो हैंडल किया, जो नेतृत्व करता थे, वो एक किसान नेता थे, नाम था उनका सदरुद्दीन। गुरुग्राम और मेवात से क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन रहे? सदरुद्दीन रहे। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे यहां से, वो तो तुम अच्छे से जानते होंगे। या तो नेतृत्वकर्ता का नाम दिया जाएगा कि इस नेतृत्वकर्ता ने कौन से स्थान से नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में, या बच्चों जगह का नाम देके वहां से नेतृत्व करने वाले नेता का नाम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुरुग्राम जिले की एक तहसील, आप लोगों ने सुनी होगी, फर्रुखनगर। यह एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, और इस रियासत के नवाब से भी अंग्रेज जो थे वो खपा थे, खुश नहीं थे। फर्रुखनगर से मेरे बच्चों जिसने क्रांति के अंदर हिस्सा लिया था उनका नाम था अहमद अली। पटौदी से थे अकबर अली, फर्रुखनगर से हैं अहमद अली। और अहमद अली से जब ये खुश नहीं थे तो इनको भी मेरे बच्चों लाल किले के अंदर मुकदमा चलाकर इन पर फांसी की सजा सुनाने का काम किया, और इनको फांसी दी गई 23 जनवरी के दिन, 23 जनवरी 1858। मतलब जज्जर के नवाब के फांसी दिए जाने के ठीक एक महीने बाद एक और नवाब को फांसी के ऊपर लटका दिया गया, उसका नाम है अहमद अली। फर्रुखनगर के ये नवाब हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फरीदाबाद की। तो मेरे बच्चों फरीदाबाद से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था दानू सिंह। दानू सिंह। फरीदाबाद के बाद हम बात करेंगे एक जाट रियासत बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ जो एक जाट रियासत थी, यहां से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे बच्चों? राजा नाहर सिंह कर रहे थे। और राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों को चेतावनी दे रखी थी कि यदि 1857 की क्रांति के जो नेता हैं भारत के अंदर, बहादुर शाह जफर, उनको यदि गिरफ्तार करने की आप लोगों ने कोशिश की तो फिर हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। और राजा नाहर सिंह के होते हुए मेरे बच्चों अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बल्लभगढ़ के अंदर पैर भी रख दे। तो बल्लभगढ़ के अंदर जब इतने खतरनाक तरीके से घेराबंदी कर दी गई थी अंग्रेजी सैनिकों के लिए कि कोई भी अंग्रेजी सैनिक बल्लभगढ़ के अंदर प्रवेश ना कर पाए, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने बच्चों चिट्ठी लिखते हुए बल्लभगढ़ को संज्ञा दी थी आयरन गेट ऑफ दिल्ली की। बल्लभगढ़ जो है इसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले हरियाणा जीके के अंदर क्वेश्चन मैंने बताया था, उसके बाद तो बच्चों ये कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो नए नए क्वेश्चन जो निकाल के लाए गए हैं बड़ी संख्या में लोग, तो अब बताते हैं, मैंने 2017-18 में ये क्वेश्चन करवा रखे हैं बच्चों को। आयरन गेट ऑफ दिल्ली इसे कहा जाता है। आयरन गेट ऑफ दिल्ली की संज्ञा किस रियासत को दी जाती है? बल्लभगढ़ को। दिल्ली का लोहे का द्वार, मतलब दिल्ली के अंदर घुसना है तो राजा नाहर सिंह से पार पाना पड़ेगा। राजा नाहर सिंह को बच्चों धोखे से गिरफ्तार किया जाता है, दिल्ली बुलाकर, लाल किले के अंदर ही धोखे से बुलाया जाता है और राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको भी फांसी दे दी जाती है, और इनको फांसी दी गई थी उस दिन जिस दिन इनका जन्मदिन भी है, और इनका जन्मदिन है 9 जनवरी। तो फांसी जो इनको दी गई थी वो 9 जनवरी 1858 को लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक के अंदर दी गई थी। 9 जनवरी 1858 चांदनी चौक खुले आसमान में फांसी दी गई थी बच्चों। ठीक है, बल्लभगढ़ के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पलवल की। पलवल के अंदर भी क्रांति फैली, और पलवल
में क्रांति का जो नेतृत्व किया वो हरसुख राय व गफूर अली ने किया। हरसुख राय और गफूर अली के द्वारा नेतृत्व किया गया। पलवल के बाद मेरे बच्चों हम बात करें रानिया की। रानिया जो सिरसा जिले की तहसील है, रानिया से क्रांति के नेतृत्व करता थे नूर मोहम्मद खां। नूर मोहम्मद खां। रानिया के बाद मेरे बच्चों चर्चा करें हम हिसार की। हिसार से थे शहजादा मोहम्मद आजम। शहजादा मोहम्मद आजम। हिसार के अंदर भी क्रांति बड़े भयानक रूप से फैली थी। हिसार के जो डिप्टी कलेक्टर होते थे मेरे बच्चों, उनके परिवार वालों को जिंदा जलाने का काम यहाँ के क्रांतिकारियों ने किया था। तो गुस्सा किस हद तक अंग्रेजों के प्रति था, ये आप आइडिया लगा सकते हो। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा हिसार के डिप्टी कलेक्टर कौन हुआ करते थे। हिसार के डिप्टी कलेक्टर जो हुआ करते थे वो जॉन वेंडरबरन हुआ करते थे बच्चों। जॉन वेंडरबरन हिसार के डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। जब हिसार के अंदर क्रांति बड़े स्तर पर फैल जाती है, जब काबू नहीं आती है, तो फिर क्रांति को काबू करने के लिए, दबाने के लिए फिरोजपुर से सेना भेजी जाती है एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में। तो क्रांति को दबाने हेतु वान कोर्टलैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी जो फिरोजपुर से अपनी सेना लेके यहां पहुंचता है और क्रांति को दबाने का काम करता है। दबाने हेतु वान कोर्टलैंड के नेतृत्व में क्या है, यहां सेना भेजी गई थी बच्चों। जितने भी मैं आपको अंग्रेज अधिकारियों के नाम बता रहा हूं, इनको अच्छे से याद रख लेना। सेना भेजी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिसार के बाद हांसी की। हांसी से जो नेतृत्व करता थे वो थे हुकुमचंद जैन। वह मुनीर बेग, दोनों के दोनों सरकारी कर्मचारी थे। हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग। उसके बाद हम बात करते हैं लोहारू की। लोहारू रियासत हुआ करती थी बच्चों, और यहां से अमीनुद्दीन नाम के शासक ने क्रांति के अंदर नेतृत्व करने का काम किया था। लोहारू के बाद हम बात करेंगे अहिरवाल क्षेत्र की, जहां पर यादव लोग ज्यादा हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ खास तौर पे। अहिरवाल क्षेत्र, यहां से मेरे बच्चों क्रांति का नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने, और इनके भाई राव कृष्ण गोपाल ने। अहिरवाल जो क्षेत्र हम बात कर रहे हैं, ये आपका क्षेत्र रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है। ठीक है बच्चों।
उसके बाद हम बात करें, एक और स्थान ध्यान रख लेना, दादरी। दादरी से क्रांति के जो नेतृत्व करता थे वो थे बहादुर जंग खां। कौन थे मेरे बच्चों? बहादुर जंग खां। ठीक है, तो क्रांति जो है ये लगभग पूरे हरियाणा में ही फैली थी, और इस क्रांति की जो चिंगारी है बच्चों वो बुझनी शुरू हो गई थी कौन से युद्ध के बाद? नसीबपुर के युद्ध के बाद। ठीक है, हरियाणा में क्रांति का अंत। हुआ था 16 नवंबर 1857 को। 10 मई 1857 को शुरू हुई क्रांति समाप्त हुई 16 नवंबर 1857 को, और ये जो लड़ाई होती है ये नसीबपुर गांव के अंदर होती है। नसीबपुर जो गांव है मेरे बच्चों ये महेंद्रगढ़ जिले का गांव है, नारनौल के नजदीक। ठीक है, फटाफट एक बार नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और मात्र 4-5 मिनट का और आपका ये टॉपिक बचता है, उसके बाद हिस्ट्री आपकी होगी कंप्लीट, और जो हमारा पार्ट चला हुआ है पॉलिटी वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। हरियाणा की इकोनॉमी जो है मेरे बच्चों वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आज भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, या हो सकता है कल हम पढ़ना स्टार्ट करें। बिल्कुल नित्तो, दोनों से सेम पर्सन था। बहादुरगढ़ से भी वो थे और दादरी से भी वो थे। चलेगा मेरे बच्चों, तो भैया नसीबपुर की लड़ाई लड़ी गई। ये भारतीय लोगों और अंग्रेज अधिकारियों के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। नसीबपुर की लड़ाई में हम बात करें, मुख्य चेहरा थे राव तुलाराम।
राव कृष्ण गोपाल इनके भाई। हिसार से गए हुए शहजादा मोहम्मद आजम। शहजादा मोहम्मद आजम। प्राण सुख यादव। ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से हम बात करें तो कर्नल गेरार्ड। कैप्टन विलास। ये मुख्य चेहरे थे बच्चों। ठीक है। हम बात करें तो अपनी तरफ से राव कृष्ण गोपाल, शहजादा मोहम्मद आजम और प्राण सुख यादव, ये तीनों के तीनों शहीद हो गए थे। राव तोलाराम मेरे बच्चों यहां से एकमात्र जीवित योद्धा बचे थे जो काबुल चले जाते हैं और फिर 23 सितंबर 1863 को मृत्यु को प्राप्त होते हैं पेचिश के कारण। और वही 23 सितंबर का दिन हम शहीदी दिवस के रूप में हरियाणा में मनाते हैं। कर्नल गेरार्ड और कैप्टन विलास ये भी दोनों के दोनों मेरे बच्चों क्या है, मारे गए थे। तो आपसे पेपर में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा नसीबपुर की लड़ाई में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। तो आपको बोलना है कर्नल गेरार्ड मारा गया था और एक कैप्टन विलास मारा गया था। ठीक है बच्चों। और यही क्रांति 1857 की क्रांति का अंत हरियाणा के अंदर मानी जाती है। इसे नसीबपुर की लड़ाई बोलते हैं। अब देखिएगा बड़े स्तर पर बच्चों ये क्रांति फैली, फिर भी हम अंग्रेजों को यहां से खदेड़ने में नाकाम रहे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारे पास पर्याप्त बच्चों शस्त्र नहीं थे। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास सैनिकों की संख्या तो ज्यादा थी, लोगों की संख्या तो ज्यादा थी, लेकिन उन लोगों के अंदर कोई अनुशासन नहीं था। जब तक बच्चों किसी चीज के अंदर अनुशासन नहीं होगा वो लड़ाई कभी भी नहीं जीती जा सकती है, चाहे संख्या कितनी भी हो। ठीक है। अब मान के चलेगा एक तो आर्मी के 100 सैनिक और एक गांव के 1000, तो 1000 लोगों के ऊपर 100 सैनिक हमेशा भारी पड़ेंगे, क्योंकि उन 100 सैनिकों को लड़ने का हुनर पता है, लड़ने के लिए जो डिसिप्लिन की जरूरत होती है उसको पता है, लड़ने की टेक्निक का पता है। अब गांव के जो लोग होंगे 1000 लोग, वो तो अंधाधुंध लात गुस्से मुक्के मारेंगे भाई साहब। ठीक है। और हर लात गुस्सा सही निशाने पे लगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो अनुशासन का होना लड़ाई के अंदर बड़ा जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। और हमारे वाले लोगों के पास ना तो अच्छा कोई नेतृत्व था, ना कोई अच्छा डिसिप्लिन था, ना बच्चों अच्छे शस्त्र थे, ना अच्छी कोई टेक्निक थी। और बची खुशी कसर जो है वो पूरी कर दी थी इस फेलियर में। किसने बच्चों? जासूसी ने। जासूसी बड़े चरम सीमा पे थी। जासूसी के साथ साथ बहुत सारी रियासतों के ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने लोगों का साथ देने का ही काम नहीं किया। गद्दारी उनके खून में बड़े स्तर पर भरी हुई थी। जमीन के लालच में, पैसे के लालच में उन्होंने अपने लोगों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। और जब अपने ही लोग अपना साथ नहीं देंगे तो उस लड़ाई को हम कैसे जीत पाएंगे। तो मेरे बच्चों वो गद्दार लोग जिन्होंने 1857 की क्रांति में हमारा साथ नहीं दिया था उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। और अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें या समर्थक। अंग्रेजों की समर्थक रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अपने लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है। रियासतें व लोग। सबसे पहले हम बात करें अपनी ताकतवर रियासत जींद की। जींद हमारी ताकतवर रियासत थी और ताकतवर रियासत ने ही हमारा साथ नहीं दिया बच्चों। ठीक है। जींद जो है, जींद यदि हम बात करें तो जींद रियासत के जो शासक थे जिन्होंने अपना साथ नहीं दिया था, क्या आप लोग उसका नाम बता सकते हो? तब तक मैं आपको जींद के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। ये प्रदेश की सबसे मुख्य और ताकतवर रियासत थी बच्चों। प्रदेश की सबसे मुख्य वह ताकतवर बड़ी कौन सी थी? झज्जर। ताकतवर कौन सी है मेरे बच्चों? जींद। पैसे की दृष्टि से भी, सैनिकों की दृष्टि से भी। जरूरी तो नहीं है कि कोई भी बड़ी चीज हो वो ताकतवर हो। जैसे मेरे बच्चों एक लठ है, एक बंदूक है।
बड़ा तो लठ है लेकिन ताकतवर तो बंदूक है ना, तो जींद बंदूक थी, जज्जर लठ था, ये समझ लेना, ठीक है। जींद जो है ना, जींद यहां से, जिसने बच्चों अंग्रेजों का साथ दिया, अपने लोगों का साथ नहीं दिया, वो गद्दार राजा कौन था? स्वरूप सिंह था, राजा स्वरूप सिंह, ठीक है। जींद के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है करनाल। करनाल भी गद्दार रियासत में शामिल है, और करनाल से जो शासक थे उनका नाम था अहमद खां। अहमद खां। करनाल के बाद मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ तुम सांपला असोदा। सांपला असोदा, सांपला असोदा से इलाही बख्श। इलाही बख्श ही वो था जिसने बहादुर शाह जफर के छिपने का ठिकाना हडसन को बताने का काम किया था। ये बहादुर शाह जफर का मेरे बच्चों ससुर था, ठीक है, बहादुर शाह जफर का ससुर था इलाही बख्श, जो सांपला असोदा को संभालने का काम किया करता था। उसके बाद हम बात करेंगे दुजाना, जो झज्जर जिले का गांव है दुजाना, ये छोटी सी रियासत होती थी, और दुजाना के रहने वाले डुंडे खां ने अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था। इसके तो नाम में ही गद्दारी है भाई, डुंडे खां। डुंडे खां नाम देख लो तुम, नाम से ही पता चल रहा है ये अपना आदमी हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम बात करेंगे छछरौली। छछरौली, छछरौली के बच्चों शासक थे शोभा सिंह, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया था, शोभा वाला नाम जरूर इनका शोभा सिंह था। इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था, शोभा सिंह, ठीक है। तो ये कुछ गद्दार रियासतें थी, इन रियासतों से ये गद्दार लोग थे जिन्होंने अपना साथ नहीं दिया था। इसी के साथ आपका ये बच्चों टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होती है। और हिस्ट्री के अंदर जितना मैंने कवर करवाया है आपको, उसको 2-3 बार अच्छे से आप रिवाइज करो। आपका कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। और जैसे हमने ज्योग्राफी को कवर किया, ऐसे ही हमने हिस्ट्री को कवर कर लिया। पॉलिटी आपकी चल रही है, 22 डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से मैं कवर करवा चुका हूं। करंट अफेयर मेरे बच्चों हम फरवरी 2023 तक पढ़ चुके हैं। मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर का सेशन जल्दी ही मैं आप लोगों को दूंगा। बचता है अब आपका हरियाणा, अच्छा मिसलेनियस जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतनी हरियाणा जीके आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी कभी भी, चाहे आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पढ़े हो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर आप पढ़े हो, तो इतनी हरियाणा जीके आपको कभी पढ़ने को नहीं मिली है। तो सीधी सी बात है, हरियाणा जीके में आप लोगों का कॉन्फिडेंस आज तक नहीं आया होगा। और आप जो इन बैचेस के अंदर हो मेरे साथ, तो यदि अच्छे तरीके से जितना मैंने चीजें यहाँ पर आप लोगों को कवर कराई है, यदि आप लोग अच्छे से उसे दिमाग में सेट रखते हो पेपर तक, तो मेरे बच्चों हरियाणा जीके आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट बनेगा एग्जाम के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करवाया है, ठीक है। फिर भी यदि कोई कमी रही होगी तो उसको हम सुधार में लेके आएंगे, ठीक है। तो जब भी कुछ अच्छा किया जाता है तो उसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारा का सारा ही काम बिल्कुल परफेक्ट चलता हो। तो जो कमियां रहती हैं तो फिर हम थोड़ा बहुत उसके अंदर सुधार भी लेके आएंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की इकोनॉमी और इकोनॉमिक जो सर्वे है, इसके बाद आपका ये बैच जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक जो सर्वे है और इकोनॉमी है, या तो हम आज से स्टार्ट करेंगे वरना फिर हम कल से मेरे बच्चों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। सर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? ग्रुप डी का एग्जाम बाद में होगा गुड़िया, पहले ग्रुप सी का एग्जाम तो होने दो आप लोग। अभी तो ग्रुप सी वालों के ऊपर ही तलवार लटकी पड़ी है। हरियाणा जी के बुक कब आएगी? बुक आ जाएगी भाई 1 मई तक, पूरे पूरे आसार हैं आ जाएगी, ठीक है। और आ जाएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, आप लोगों के पास कॉल भी करवा दी जाएगी। चिंता मत करो, जब बुक आएगी तो हर घर के अंदर पहुंचाने का काम करूंगा बुक को, है ना, चाहे फोन कर करके बताना पड़े तुम लोगों को।
नहीं, डेली करंट अफेयर हरियाणा में बनती नहीं है। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं डेली करंट अफेयर के, और वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो। वहां पर डेली आपको एक 25-30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो अपलोड होती हुई मिलेगी, और उसके अंदर डेली आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन डेट वाइज मिलते रहेंगे। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, और महीने के लास्ट डे हम सारे के सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक सेशन दे देंगे, तो आपकी करंट अफेयर वैसे ही अच्छी होती चली जाएगी। बिल्कुल प्रियंका शर्मा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को यदि आप ऐसा करोगे, तो बिल्कुल आप भेज देना। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।